दोस्तों, बस इतना जान लीजिए, हम फालतू का समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो चलिए सीधा प्रैक्टिस करते हैं। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्तों से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह किसको प्रदर्शित करता है? ऑप्शन हैं जेंडर संबंधता को, जेंडर समानता को, जेंडर समता को या जेंडर रूढ़िवादिता को। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन क्या हैं? ऑप्शन हैं कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर है। दूसरा है एक सही समाधान पर स्थिर है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। तीसरा है गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है या मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। चौथा है मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन हैं समावेशी शिक्षण का अर्थ ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे। दूसरा है समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। तीसरा है एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। चौथा है निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास की एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। ये कथन, इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। चौथा वाला कथन गलत है। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। ये कथन समावेशी कक्षा के लिए गलत है। अगला प्रश्न, अभिकथन ए है शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये कथन सही है। इसका कारण है पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। ये कथन भी सही है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, अभिकथन ए है बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। ये कथन सही है। इसका कारण है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। ये कथन गलत है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक नहीं होता है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? ऑप्शन हैं सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण से, सफलता के लिए बाहरी आरोपण, असफलता के लिए आंतरिक आरोपण से, या सफलता, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण से, असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण से। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? ऑप्शन हैं छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा है छात्रों को अपने शिक्षकों के ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। तीसरा है सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। चौथा है पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? ऑप्शन हैं सामाजिक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में, नैतिक विकास में या गतिक विकास में। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, संज्ञानात्मक विकास में।
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। 9वां प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन किसके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है असंतुलन, निजीवोक, अनुकूलन या संगठन। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, निजीवोक बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, अभिकथन ए है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। ये कथन सही है। दूसरा है, इसका कारण है लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ये कथन भी सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक, दूसरों को समझने और उसके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल हैं। दूसरा है तार्किक, गणितीय, नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं हैं। तीसरा है संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल हैं। चौथा है स्थानिक प्रकृति वातावरण की सराहना करने के कौशल हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन है अधिगम शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। दूसरा है अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। तीसरा है अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। चौथा है अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पादन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। चौथा वाला कथन गलत है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पादन है, ये कथन गलत है। अधिगम एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। ऑप्शन है अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुसरण या प्रतिक्रिया सेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। ऑप्शन है पहला स्तर के पहले चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में या तीसरे स्तर के पांचवें चरण में। इसका सही जवाब है पहले स्तर के दूसरे चरण में, यानी ऑप्शन दूसरा। इसका पहला स्तर होता है पूर्व परंपरागत स्तर, जो होता है 0 से 9 वर्ष तक, और इसके दो हैं। पहला है आज्ञाकारिता और दंड चरण, दूसरा व्यक्तिवाद और विनिमय, यानी यही सही है, व्यक्तिवाद और विनिमय। अगला प्रश्न, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए। ऑप्शन है विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा है पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा है सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। चौथा है समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। ऑप्शन है यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है। दूसरा है यह व्यापक और सामान्य होती है। तीसरा है यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। चौथा है यह सामयिक और विशिष्ट होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। अगला प्रश्न, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में। ऑप्शन है अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। दूसरा है विकास
सिर से पाँव तक होता है। तीसरा है भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। चौथा है सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शरीर विकास तेजी से होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अभिकथन ए है विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। ये कथन सही है। इसका कारण है विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। ये दोनों कथन सही हैं, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? ऑप्शन हैं छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। दूसरा है छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। तीसरा है एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायता करता है। चौथा है एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायता करता है। हम छात्रों की तुलना किसी भी आधार पर नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शन हैं रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, शारीरिक समन्वय में कठिनाई या स्थानिक समझ या जानकारी में कठिनाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? ऑप्शन हैं वे प्रश्न जो शब्द ही सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। दूसरा है वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। तीसरा है वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। चौथा है वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। ये मूल्यांकन के लिए सबसे अच्छे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न, बाध्यता और अक्षमता कैसी स्थिति हैं? ऑप्शन हैं जैविक और कार्यात्मक, कार्यात्मक और जैविक। तीसरा है क्रियात्मक शारीरिक। चौथा है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, बाध्यता जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता कार्यात्मक स्थिति है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन हैं संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। दूसरा है भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। तीसरा है संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन उसका विपरीत सत्य नहीं है। चौथा है भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? ऑप्शन हैं जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। दूसरा है जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। तीसरा है जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। चौथा है जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन
आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। ऑप्शन है अभिप्रेरणा जो बाहरी पुस्तकों से आती है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? ऑप्शन है अभिप्रेरणा जो बाहरी पुस्तकों से आती है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, या अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। यह आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आलम्बन के उदाहरण हैं? पहला है बोलकर सोचें, ये आलम्बन के उदाहरण हैं। दूसरा है संकेत और इशारे, ये भी उदाहरण हैं। तीसरा है प्रश्न, ये भी उदाहरण हैं। चौथा है आधा हल किया हुआ उदाहरण, ये भी इसका उदाहरण है। पाँचवा है रटकर दोहराव, ये इसका उदाहरण नहीं है, यानी ई गलत है। इस आधार पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, ए, बी, सी और डी सही हैं, ई गलत है। अगला प्रश्न, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशलों से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास पहला है अराजक है, दूसरा है शीर्षगामी है, तीसरा है रेखीय है, या चौथा है समीप दूराभिमुख है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, समीप दूराभिमुख है। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? ऑप्शन हैं इंद्रियों का समन्वय, विकेंद्रण, तीसरा है परिकल्पित तार्किकता, चौथा है वस्तु स्थायित्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विकेंद्रण है। अगला प्रश्न, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? ऑप्शन हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी चालक अवस्था में, पूर्व चलन अवस्था में। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पूर्व चलन अवस्था में। ये अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच होती है। अगला प्रश्न, दोस्तों अब तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपने अब तक देखा होगा कि हमने फालतू की बातें बोलकर आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि ऑप्शन हैं शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, दूसरा है शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, तीसरा है व्याख्यान देने और समझने से प्रभावित शिक्षण सक्रिय होता है, चौथा है प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावित शिक्षण होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।